बेटा कल हमने न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ा था और आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है इम्पल्स। हम जानते हैं कई बार फोर्सेस जो होते हैं वो बहुत स्मॉल ड्यूरेशन के लिए एक्ट करते हैं बॉडीज़ पर। अचानक से फोर्स एक्ट करता है और विड्रॉ हो जाता है। इस तरह के फोर्सेस को कहा जाता है इम्पल्सिव फोर्सेस। फॉर एग्जांपल हम दीवार में एक कील ठोक रहे हैं हैमर की मदद से, तो हैमर नेल पर स्ट्राइक करता है, कील पर स्ट्राइक करता है, अचानक से फोर्स लगा और फिर एकदम से फोर्स ज़ीरो हो जाता है। इसी तरह से किसी बॉल को बैट से हिट किया जाता है तो बॉल पर अचानक से फोर्स लगता है और फिर से फोर्स ज़ीरो। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, किसी बॉल का फ्लोर को हिट करना भी इम्पल्सिव फोर्सेस का ही एग्जाम्पल है। इस तरह के बहुत सारे फोर्सेस हो सकते हैं। तो ये जो लार्ज फोर्सेस बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो एक्ट करते हैं, ये मोमेंटम में एक फाइनाइट चेंज प्रोड्यूस करते हैं और इस तरह के फोर्सेस को कहा जाता है इम्पल्सिव फोर्सेस। क्योंकि ये फोर्सेस टाइम के साथ कांस्टेंट नहीं रहते, इनकी वैल्यू ज़ीरो से मैक्सिमम तक राइज करती है और फिर से ज़ीरो हो जाती है, तो हमें इनका जो टोटल इम्पैक्ट कैलकुलेट करना होता है वो डिफरेंट वे में कैलकुलेट करते हैं। आप यहाँ वर्क नहीं कैलकुलेट कर सकते, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क नहीं हो सकता है यहाँ, क्योंकि इस फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट नहीं थी। तो ऐसे केसेस में हम इम्पल्स कैलकुलेट किया करते हैं। तो इम्पल्स की डेफिनेशन क्या होगी? इम्पल्स ऑफ अ फोर्स इज अ मेजर ऑफ टोटल इफेक्ट ऑफ द फोर्स। किसी फोर्स का इम्पल्स उस फोर्स का कितना इम्पैक्ट होगा इस बात की मेजर होती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, इम्पल्स ऑफ अ फोर्स इज अ मेजर ऑफ टोटल इफेक्ट ऑफ द फोर्स एंड इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम फॉर विच द फोर्स एक्ट्स। तो हम क्या कह सकते हैं, इम्पल्स किसके इक्वल है? इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम ड्यूरेशन फॉर विच फोर्स एक्ट्स। बट स्टिल हमें फोर्स की कोई पर्टिकुलर वैल्यू पता नहीं है, क्योंकि फोर्स की वैल्यू अचानक से राइज होती है और फिर से ज़ीरो हो जाती है। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो कुछ इस तरह का ग्राफ आता है। ये ग्राफ कुछ इस तरह का ग्राफ होता है, फोर्स और टाइम के बीच में जो ग्राफ है। अचानक से फोर्स की वैल्यू राइज हुई और फिर से ज़ीरो हो गई। तो इसमें आप इम्पल्स डायरेक्टली तो नहीं निकाल सकते, ये तो सिर्फ फॉर्मूला है, इम्पल्स इक्वल्स टू फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन, बट डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। फर्दर अगर हम इस क्वांटिटी के बारे में और कुछ बताएं तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इज डायरेक्टेड अलोंग द फोर्स। किस डायरेक्शन में होती है? जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में होती है। SI यूनिट इज न्यूटन सेकेंड्स। फोर्स की यूनिट न्यूटन, टाइम की यूनिट सेकेंड्स, तो SI यूनिट इज न्यूटन सेकेंड्स। अब इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे? क्वेश्चन ये राइज होता है कि इसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। देखिए, हम जानते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ से दैट फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, F इक्वल्स टू dp ओवर dt। यहां से मैं बोल सकता हूं dp इक्वल्स टू f dt, dp इज इक्वल टू f dt। अब मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर रहा हूं। इंटीग्रेशन ऑफ dp फ्रॉम इनिशियल मोमेंटम pi टू फाइनल मोमेंटम pf is equal to integration of f dt from time 0 to time t। अब by definition force into time duration, by definition यही जो राइट हैंड साइड में जो लिखा है हमारे यहाँ एक्सप्रेशन में, यही इम्पल्स है। तो RHS तो हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर नहीं सकते क्योंकि फोर्स की वैल्यू नहीं पता मुझे। मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए LHS की हेल्प ले सकता हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा? इंटीग्रेशन ऑफ f dt फ्रॉम 0 टू t, और यही किसके इक्वल है? यही इम्पल्स है।
इम्पल्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी फ्रॉम 0 टू t, एंड दिस इज इक्वल टू, अब आप देखिए इधर इंटीग्रेट करना है मैंने, इंटीग्रेशन किसका होना है, dp। फॉर्मूला कौन सा लगेगा यहाँ, फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन x रेज टू पावर n dx इज इक्वल टू x रेज टू पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। अब यहाँ dx की जगह तो dp है, पर x रेज टू पावर n की जगह कुछ नहीं है, तो मैं p रेज टू पावर 0 एक्सेप्ट कर सकता हूँ यहाँ। सो द रिजल्ट इज p रेज टू पावर 0+1 डिवाइडेड बाय 0+1, दैट इज p। तो LHS जो पहले LHS थी हमारी इंटीग्रेशन ऑफ dp, इसका इंटीग्रेशन आया p, एंड लिमिट्स आर फ्रॉम p इनिशियल pi टू p फाइनल। लिमिट्स प्लेस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा p फाइनल माइनस p इनिशियल। तो इसके बेसिस पर अब मैं क्या कह सकता हूं, दैट इम्पल्स ऑफ अ फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। ध्यान रखें, मोमेंटम अलग क्वांटिटी है, इम्पल्स अलग क्वांटिटी है। हमने जो कैलकुलेट किया है वो सिर्फ ये प्रूव किया है कि इम्पल्स ऑफ अ फोर्स इज न्यूमेरिकली इक्वल, इम्पल्स ऑफ अ फोर्स इज न्यूमेरिकली इक्वल to the change in momentum produced by the force। तो यहां से हमने क्या बोला, इम्पल्स इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम। एक और वे हो सकता है इसको निकालने का, जैसे हमने फोर्स टाइम ग्राफ प्लॉट किया है, ये जो फोर्स टाइम ग्राफ के अंडर एरिया आता है, ये जितना भी हाईलाइटेड रीजन है, ये रीजन, दिस एरिया इज इक्वल टू इम्पल्स। ये पूरा एरिया ये इम्पल्स के इक्वल है। तो यहाँ इम्पल्स कंप्लीट होता है। एग्जाम में इसके बेसिस पर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट कि कोई क्रिकेटर जब कैच रिसीव करता है तो वो अपने हाथों को बॉल के साथ पीछे क्यों खींच लेता है। रीज़न इज वो जब कैच रिसीव करता है तो अपने हाथों को पीछे ले जाता है ताकि बॉल के रुकने का टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाए। इम्पल्स तो उतना ही रहना है, अगर टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा तो जो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो फोर्स कम हो जाएगा और उसके हाथों में चोट कम लगेगी। इन द सिमिलर मैनर जो व्हीकल्स होते हैं उनमें शॉक एब्जॉर्बर्स लगाए जाते हैं। शॉक एब्जॉर्बर्स लगाने का रीज़न यही होता है कि अगर कहीं गड्ढा वगैरह आता है तो जो टाइम ऑफ कांटेक्ट है वो बढ़ जाता है। कोलिजन का जो टाइम है, जो गड्ढे में गुजरा टाइम, वो बढ़ जाता है, जिससे गड्ढे का जो फोर्स है वो कम फील होता है। उसकी वजह से जो शॉक लगता है वो कम फील होता है। तो इस तरह के और भी एग्जांपल्स आ सकते हैं। ये इम्पल्स है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उसे हम प्रूव करेंगे। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमने कल पढ़ लिया था ऑलरेडी, इसको हम प्रूव करने वाले हैं। ये कैसे आया? टॉपिक इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखिए, मैं एक सिस्टम मान लेता हूं जिसमें दो बॉडीज हैं, ये बॉडी ए और ये बॉडी बी। बॉडी ए पर बी की वजह से फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। बॉडी बी पर ए की वजह से लग रहा है फोर्स एफ बी ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। हमें प्रूव क्या करना है, एफ ए बी इक्वल्स टू माइनस एफ बी ए। तो क्योंकि ये आइसोलेटेड सिस्टम है, इस पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, ये दोनों बॉडीज सिर्फ एक दूसरे पर फोर्स लगा रही हैं। तो मैं सेकेंड लॉ के बेसिस पर क्या कह सकता हूं, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए। क्योंकि ए पर लग रहा है फोर्स तो मोमेंटम भी किसका चेंज होगा, ए का। इन द सिमिलर मैनर फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए इज इक्वल टू
रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बी, क्योंकि बी पर फोर्स लग रहा है तो मोमेंटम भी बी का चेंज होगा। अब मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं, तो इट बिकम्स एफ ए बी प्लस एफ बी ए इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ पी ए, दैट इज मोमेंटम ऑफ ए, प्लस डी बाई डी टी ऑफ पी बी, दैट इज मोमेंटम ऑफ बी। इसको हम क्यूमुलेटिवली ऐसे लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ पी ए प्लस पी बी। बट सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स तो एक्ट ही नहीं कर रहा है। ये जो पी ए प्लस पी बी है ये क्या है, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। दिस इज मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, एंड सिंस देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम, देयरफॉर the change in momentum must be zero. The change in momentum of the system must be zero, and therefore we can say FAB plus FBA must be equal to zero. ध्यान रखें हमने क्या कहा है यहाँ इस पॉइंट में कि since there is no external force on the system, the change in momentum must be zero because force causes change in momentum. फोर्स की वजह से ही चेंज इन मोमेंटम होता है। फोर्स ही नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो चेंज इन मोमेंटम नहीं होगा, मतलब ये पूरी क्वांटिटी ज़ीरो होगी। और यहाँ से हमारा आ जाता है एफ ए बी इक्वल्स टू माइनस एफ बी ए। इससे अगली लाइन क्या आती है, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, एंड दिस इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन।